हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एकदम आसान तरीके से एकदम सिंपल वे में समझेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर यहाँ पे घुस जाए और सडनली किसी ने तुमको पूछ लिया कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बताओ, एक्सप्लेन करो, तो तुम ऐसे ऐसे करके बता दोगे। ठीक है, तो इसीलिए कॉपी पेन निकालो और जो मैं बोलता जाऊंगा उसको नोट करते जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, फील किया। ठीक है, तो जो जब मैं बताऊंगा तो तुमको दिमाग के अंदर हिट करेगा। देखो, तुम लोगों ने क्रिकेट मैच देखा हो, राइट? क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब प्लेयर कैच पकड़ते हैं तो बॉल को ऐसे लेके ऐसे ले आता है, राइट? ऐसे लेके ऐसे ले आता है। मान लो कि ऐसे 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 करके कैच पकड़ के ऐसे ही नहीं रुकता है, इसको पकड़ के ऐसे ले आता है। क्यों ले आता है? ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लीनियर मोमेंटम क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले इसको रट लो। ठीक है, इसको कॉपी के अंदर 3-4 बार लिख लो। ठीक है, लिख लिया तो फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में तो ऑलरेडी तुमको पता है, क्लास 9 में 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। एम क्या है? मास। वी है कि वेलोसिटी। और यहाँ पे मोमेंटम दो तरह होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में जब रोटेशनल चैप्टर आएगा वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर के लिए लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल। तो ये अगर मास इंटू वेलोसिटी होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट मास। ठीक है, तो मास मतलब ऐसा यूनिट में लिखते हो तो किलोग्राम। और वेलोसिटी मतलब बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसका अगर डायमेंशन लिखा जाए तो एल टी, तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का यूनिट। और अगर डायमेंशन पूछा जाए, ठीक है, डायमेंशन पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? डायमेंशन यहाँ पे किलोग्राम मतलब मास एम, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस, तो वेलोसिटी का होता है कि एल टी इनवर्स 1, तो एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1, ये है कि डायमेंशन यूनिट लीनियर मोमेंटम का। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मान लो कि पहले मोमेंटम था पी। अच्छा, मोमेंटम को एज ए पी डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, मोमेंटम को एज ए पी डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, इक्वल नॉट इक्वल्स टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे। तो एक दूसरा साइड ले लेते हैं। देखो, हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था एम वी। देखो, यहाँ पे कुछ केसेस बनता है। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, मान लो कि मास कम है और वेलोसिटी कम है, दोनों ही कम है, मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। इसका एग्जांपल ले लो कि एक टॉय कार। ठीक है, एक टॉय कार की केस में मास कम, बहुत ही कम होता है और वेलोसिटी उसका भी कम होता है। तो अगर वो जो टॉय कार है वो अगर कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है और जाते जाते एक दीवार के साथ टकराया, एक दीवार के साथ टकराया, तो दीवार में क्या कुछ डैमेज हो सकता है? क्या वो दीवार टूट जाएगा? नहीं, वो दीवार नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका मास और वेलोसिटी इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इतना कम है कि वो दीवार में कुछ डैमेज नहीं कर सकते, राइट? दीवार नहीं टूटेगा। तो ये केस 1 हो जाएगा। यहाँ पे केस 2, ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2 बोल रहा है कि मास तो मास बहुत है और वेलोसिटी कम है,
मास बहुत है लेकिन वेलोसिटी कम है। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कि एक्चुअल जो ट्रक होता है, एक्चुअल जो ट्रक हम लोग देखते हैं ना रोड पे जाते हैं, एक्चुअल ट्रक, तो ट्रक का मास बहुत होता है, लेकिन मान लो कि उसका वेलोसिटी उतना हाई नहीं है, जस्ट मीडियम वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मीडियम वेलोसिटी के साथ एक ट्रक जा रहा है, रियल ट्रक, ट्रक ठीक है, रियल ट्रक जा रहा है। तो जाते हुए वो एक दीवार के साथ टकराया, तो वहां पे क्या दीवार टूट जाएगा? हाँ टूट सकता है, दीवार पे डैमेज हो सकता है। तो केस 2 में डैमेज हो सकता है, ठीक है, केस 2 में कुछ डैमेज हो सकते हैं, राइट। केस 3, ठीक है, केस 3, केस 3 क्या बोल रहा है? केस 3 में मास थोड़ा कम कर दिया लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉय कार, ठीक है, टॉय कार नहीं है, जो ट्रक था वो थोड़ा हल्का सा ट्रक ले लिया, ठीक है, बहुत सारा ट्रक होता है, एक पहले केस 2 में एक बहुत ही मास वाला ट्रक था, उसके बाद हम लोगों ने उसका एक कम साइज वाला ट्रक ले लिया लेकिन उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर वो जा रहा है और जाते हुए एक दीवार के साथ टकराया तो वहाँ पे क्या डैमेज हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका मास कम है, ठीक है, लेकिन उतना भी कम नहीं है कि एक टॉय कार जैसा, टॉय कार जैसा नहीं है, मास कम है लेकिन वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत मास है और उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो दीवार के साथ टकराया और यहाँ पे भी डैमेज हो सकता है, राइट, डैमेज हो सकता है। केस 4, केस 4 क्या बोल रहा है? केस 4, केस 4 में दोनों को ही बढ़ा दिया, ठीक है, मास भी बढ़ा दिया और वेलोसिटी बढ़ा दिया, ठीक है। मास वेलोसिटी अगर बढ़ा दिया तो यहाँ पे तो 100% केस है कि डैमेज होगा, डैमेज होगा, होगा कि नहीं? बहुत भारी एक ट्रक है और वो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाते हुए कोई दीवार के साथ टकराया तो वहाँ पे उस दीवार टूट जाएगा और वहाँ पे डैमेज हो सकता है, राइट, 100% पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये जो 3 केस है, केस 2, 3, 4, यहाँ पे डैमेज हो सकता है लेकिन केस 1 में कोई भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मास कम है, वेलोसिटी कम है और ये एज ए एग्जाम्पल ऑफ टॉय कार, ठीक है, टॉय कार, लेकिन ये सब रियल, रियल कार, ठीक है, यह सब रियल कार, राइट। तो ये समझ में आया ये 4 केस, ठीक है। चलो फिर से फर्स्ट वाला जो स्लाइड था वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, अच्छा इसको रख देता है, एक तीसरा वाला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे भी लिखता है कि डेल पी डिवाइड बाय डेल टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने बोला था कि लीनियर मोमेंटम को एज ए पी लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डेल पी का मतलब है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम। अच्छा एक छोटा सा टाइम के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो कैसे लिखोगे? छोटा सा टाइम के लिए डेल पी की जगह डीपी लिख सकते हो, डीपी डिवाइड बाय डी, ठीक है, एक छोटा सा टाइम के लिए, छोटा सा टाइम के लिए डीपी बाई डी टी, ठीक है, मतलब एक बॉल आया, बॉल को ऐसे कैच पकड़ा, ठीक है, तो ये जो बॉल का एक जो इनिशियल मोमेंटम था वो चेंज होके यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, तो ये तो एक टाइम ले लिया, राइट, मतलब मान लो कि 1 मिनट टाइम लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे dp बाई डी टी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं और इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अभी भी इक्वल्स टू नहीं आया, तो इक्वल्स टू लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे मान लो कि के ले लिया, के, अच्छा अभी के लिए dp बाई dt को ही लेके चलते हैं, ठीक है, तो k dp बाई dt, और इस केस में k का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सब आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ोगे, तो उसका जो वैल्यू होता है g का वैल्यू 6.67
मल्टीप्लाई 10⁻11 तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी k एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू 1 है, याद रखना। ठीक है, तो k इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू dp/dt, राइट। F इक्वल्स टू dp/dt क्योंकि k का वैल्यू 1 हो गया। समझ में आया? हाँ भाई समझ में आया। अच्छा, P इक्वल्स टू क्या पता है? P इक्वल्स टू mv, राइट। P इक्वल्स टू mv, तो P के जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, F इक्वल्स टू P, तो d ऑफ dt, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, AB का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? AB का डिफरेंशिएशन अगर पता नहीं है तो मैंने जो मैथ का बेसिक मैथ का एक वीडियो बनाया था उसको देख लो, वहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्लास 11-12 में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन चैप्टर है, उसको देख लो, वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ए बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए को रख के बी का डिफरेंशिएशन, बी को रख के ए का डिफरेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, पहले एम को रख के बी का डिफरेंशिएशन dv/dt, ठीक है, प्लस बी को रख के मतलब वी को रख के dm/dt, ठीक है, dm/dt। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आ गया, यहाँ पे भी केस 1 केस 2 बन जाएगा। ठीक है, केस 1 केस 2, यहाँ पे भी केस 1 और केस 2 बन सकता है। कैसे? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ना कि डी ऑफ डी टी, और यहाँ पे अगर सी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मान लो कि सी के जाएगा 2 3 4, ये सब नंबर है, ये सब तो कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कौन सा पार्ट बचा रहेगा? एम dv/dt प्लस जीरो, होल पार्ट जीरो हो जाएगा, ये होल पार्ट, राइट। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने क्या लिखा कि dv/dt। अच्छा, dv/dt क्या था? dv/dt क्या था? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या था? एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एक्सीलरेशन। तो एम ए, एक्सीलरेशन ए। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, F इक्वल्स टू एम ए। तो ये था केस 1 जहाँ पे मास कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे मास कांस्टेंट लिख रहे हो और केस 1 बोल रहे हो, तो दैट मीन्स मास चेंज हो रहा है, ऐसा एक केस 2 बनेगा क्या? हाँ बनेगा, बनेगा। एक केस 2 बनेगा जहाँ पे मास चेंज हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि मास चेंज हो रहा है कैसे? मास कैसे चेंज होगा? एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास कैसे चेंज होगा? चेंज होगा कैसे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको ना पहले और एक स्लाइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, मैंने क्या बोला, F इक्वल्स टू एम ए। और ये है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का एक पार्ट कि मैंने क्या बोला था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। और इसके साथ और एक चीज ऐड हो जाएगा कि if mass constant then force is proportional to, if mass is constant then force is proportional to acceleration, if mass is constant then force is proportional to acceleration, only for the mass constant के लिए। तो ये था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और तीसरा एक जो केस 2 के बारे में हम लोग सीखेंगे, केस 2,
केस टू सेम फॉर्मूला, यहाँ पे देखो एफ इक्वल्स टू डी टी और एम वी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी डिवाइड बाय एम वी। तो पहला केस में हम लोगों ने क्या किया था कि केस वन में मास कांस्टेंट, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डी सॉरी इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे कि मास कैसे चेंज हो रहा है। मान लो कि एक ट्रक जा रहा है, वही ट्रक वाला एग्जांपल, ठीक है। एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, ट्रक जा रहा है और ट्रक के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं। देखे हो ना कि रास्ते में जब ट्रक जाता है तो ट्रक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होता है, ठीक है। तो वहाँ उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है, तो भरा हुआ ट्रक है। और जब वो जा रहा है तो कुछ पत्थर गिरते जा रहा है, ठीक है, कुछ पत्थर गिरते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रक का जो टोटल मास था वो भी कम होते जा रहा है, वो भी कम होते जा रहा है ट्रक का मास, ठीक है। तो यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस टू का फॉर्मूला, राइट। अच्छा, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेयर ऐसे क्यों करते हैं, राइट। कि यहाँ पे कैच पकड़ा, वो पकड़ के यहाँ पे ले आ रहा है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल रहा है इसको समझो। देखो मैंने क्या बोला, फोर्स पहले एक बार देख लो कि क्या था। फोर्स प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, के था कांस्टेंट इक्वल्स टू 1, तो अल्टीमेट फॉर्मूला था फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। dt क्या था, टोटल टाइम, dt क्या था, टाइम, dt क्या था, टाइम। अब जो मैं बताऊंगा रीजन, वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्यों। देखो देखो अगर ये टोटल टाइम है, ठीक है, ये ज्यादा है तो फोर्स का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। फोर्स सॉरी टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो टाइम ज्यादा कब लगेगा, मान लो कि अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो dp इक्वल्स टू क्या था, मतलब p इक्वल्स टू तो m भी था, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब बॉल को ऐसे पकड़ लिया तो उसका वेलोसिटी तो स्टॉप हो गया, मतलब जीरो हो गया उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो हो गया। और पहले एक वेलोसिटी से आया था, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ टाइम को थोड़ा चेंज कर दिया, और जब टाइम को चेंज कर दिया मतलब टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया, तो फोर्स का भी वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। तो अगर प्लेयर ने ऐसे करके रुक जाता, ठीक है, ऐसे करके रुक जाता, तो वहां पे जो मान लो कि फोर्स का वैल्यू आता F1, ठीक है। लेकिन अगर प्लेयर ने बॉल को ऐसे पकड़ के यहाँ पे आके बॉल का वेलोसिटी रोक दिया, बॉल का वेलोसिटी यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मतलब इसका बॉल का जो वेलोसिटी था वो यहाँ पे पहले जीरो हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो बढ़ा दिया। अगर टाइम ने बढ़ा दिया तो जो मान लो कि नेक्स्ट केस में फोर्स आएगा, जब टाइम बढ़ा दिया वहां पे फोर्स F2 लग रहा है, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा F2 से। क्यों बोलो, क्योंकि F1 के केस में टाइम था लेस, ठीक है, लेस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे F2 के केस में मोर टाइम, ठीक है। तो टाइम मोर टाइम मतलब लेस फोर्स, और लेस टाइम मतलब
फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं प्लेयर लोग, वो लोग बॉल को ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? आई थिंक इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तुमको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और फिर से प्ले करके देखो, क्योंकि इतना अच्छे से मैंने समझाया इसको विद एग्जाम्पल, विद फॉर्मूला, एक एक पॉइंट, तो तुमको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। और एक भी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं कि हाई जंप देखो, हाई जंप मतलब यहाँ पे ऐसे करके रॉड यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे थंब रहता है और यहाँ पे एक रॉड रहता है और एक प्लेयर दौड़ के इसको इसके ऊपर जंप करता है, उसको बोलते हैं हाई जंप, ठीक है। ये जो रॉड होता है उसके ऊपर यहाँ पे एक प्लेयर दौड़ के आता है और इसके ऊपर जंप करता है और वहाँ पे जो वहाँ पे गिरता है, ठीक है, जंप करके वहाँ पे गिरता है। जब वहाँ पे गिरता है, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों में पॉसिबल है। तो इंडोर में क्या होता है कि इंडोर मतलब घर के अंदर, घर के अंदर जो इंडोर हाई जंप होता है वहाँ पे नीचे ना, वहाँ पे कुशन वगैरह रखा जाता है। क्यों बोलो? अगर वो सीमेंटेड जो फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर के लिए क्या होगा कि ऐसा फ्लैट, सीमेंटेड फ्लोर तो फ्लैट, तो अगर कोई हाई जंप आके और दूसरे साइड में ऐसे गिर गिर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो कि फोर्स लगेगा F1। लेकिन अगर कुशन वगैरह कुछ रखा जाए, कुशन वगैरह कुछ रखा जाए, तो मान लो कि पहले कुशन था ऐसा, लेकिन जब प्लेयर ने गिर जाएगा तो कुशन ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं बोलो? कुशन ऐसे हो जाएगा मतलब यहाँ पे आकर गिरा प्लेयर ने मान लो कि ये प्लेयर है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके गिरा, तो कुशन थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएगा। पहले ऐसा था कुशन, कुशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो मान लो कि पहले इस टाइम यहाँ पे आके गिरने में T1 टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे करके यहाँ पे चला गया, तो थोड़ा यहाँ पे पहुँचने में T2 टाइम लगेगा, और T2 जो टाइम है वो ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा T1 से, राइट। ये भी कंडीशन है देखो। और आउटडोर में वहाँ पे बालू मिट्टी ऐसा रखा जाता है, बहुत सारे बालू होता है दूसरे साइड में, प्लेयर आके हाई जंप करके बालू के ऊपर गिरता है, और पहले बालू ऐसा, ठीक है, पहले बालू बालू था ऐसा, और जब प्लेयर गिर जाता है इसके ऊपर तो बालू थोड़ा ऐसे हो जाता है, राइट, मतलब ऐसे हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे टाइम देखो, पहले ये था सीमेंटेड फ्लोर की तरह समझ लो, सीमेंटेड फ्लोर पे पहुंचने में T1 टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने लगाया T2 स्टॉप होने के लिए, ठीक है, स्टॉप होने तक यहाँ पे टोटल टाइम T2 लगा, तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका एक रियल लाइफ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करो, प्ले करो, अच्छे से समझो, खुद एक पेपर पेन ले लो, वहाँ पे ड्राइंग करो और तुमको समझ में आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी ने तुमको सडनली पूछ लिया कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो क्या बोलोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ग्रेविटेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ गया, उसको देख लेना प्लीज़।